वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 के फिजिक्स जो लेक्चर सीरीज को हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, इनर्शिया के बारे में हम देख चुके हैं। इनर्शिया क्या था बेसिकली, अगर आप किसी भी बॉडी का जस्ट एन एग्जांपल किसी भी बॉडी का अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, क्या बात करें, एक्सेलरेशन के बारे में, अगर आप उसके एक्सेलरेशन में मास को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन के में या वेलोसिटी में अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी कर लीजिए, तो मास को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं वेलोसिटी के साथ, तो मास इंटू जो वेलोसिटी जो प्रोडक्ट मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, तो मास का इंक्लूजन बेसिकली क्या है, इनर्शिया एक तरीके से, या मोमेंटम आप बोल दीजिए। इनर्शिया बेसिकली और एक बार हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। तो मोमेंटम हम देख चुके थे, चेंज इन मोमेंटम आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था जिससे हमने एफ इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला डिराइव किया था प्रीवियस सेक्शन में। अब हम बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन आता है, आईआईटीज में भी बहुत बार पूछा जाता है, एनआईटी में आपके जो एनटीएससी होते हैं उसमें बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, उसको डिटेल में स्टडी करना है। पहले देखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे रिलेट करते हैं आपस में। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं सबसे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो चेंज। ये आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी स्टेट अगर अपनी जैसी भी कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में मूव करता रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रेगुलर मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, तो इसमें ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो भी कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इन अदर वर्ड्स इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, अब इसको हम रिवर्स बोलें, अगर ठीक है कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता तो जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर हम इसे रिवर्स बोलें, क्या कि अगर फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, तो रिवर्स में देखिए क्या होगा। If in other words, if a force is applied, it may change the state of rest or uniform motion. उसके रिवर्स में अगर हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, तो क्या बोलेंगे कि अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या करेगा, जो स्टेट्स हैं उसको चेंज कर देगा। किसकी, रेस्ट की और यूनिफॉर्म मोशन की। रेस्ट की और यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो ये रिवर्स फॉर्म हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो इफ द फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, इफ मे नॉट प्रोड्यूस अ चेंज बट ओनली ट्राई टू डू सो। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलते हैं हम कि अगर हमने क्या करा है, एक फोर्स अप्लाई करा है जो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मे बी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए इफ द फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, अगर फोर्स सफिशिएंट नहीं हो, अगर फोर्स सफिशिएंट ना हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। ठीक है, बहुत हैवी चीज़ है, आप इतना फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी मूव नहीं हो रही, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हुआ ना, कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो भी वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही तो कहलाएगा। क्यों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, कोई ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, अब आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन फिर भी वो रेस्ट में ही है, तो आपने फोर्स तो अप्लाई कर दिया ना, लेकिन फिर भी रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या, आपने जो फोर्स अप्लाई किया उतना सफिशिएंट नहीं है उसकी स्टेट को चेंज कर सके, रेस्ट से मोशन में ला सके या मोशन से रेस्ट में ला सके, तो इतना सफिशिएंट नहीं है, तो भी वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाएगा। और इफ मे नॉट प्रोड्यूस अ चेंज, और आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रहेगा। ठीक है, तो हैंस फोर्स इज दैट विच चेंज टू ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि फोर्स वो चीज़ है जो क्या करेगी, किसी भी स्टेट को चेंज करने में हेल्प करेगी, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो, वो उसको क्या करेगी, ट्राई करेगी, कोशिश करेगी। फोर्स क्या करेगा, ट्राई करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। अब डिपेंड करता है आपने फोर्स कितना अप्लाइड किया। अगर फोर्स इनसफिशिएंट है तो वो स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा, और अगर फोर्स सफिशिएंट है तो वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स के बेसिस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ दोनों की डेफिनेशन फोर्स के बेसिस पे देखते हैं। आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे उसकी स्टेट थी वो वैसा ही रहेगा। तो ये कौन सा हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ स्टेट में। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन बात करते हैं कि अब जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो इनसफिशिएंट नहीं होकर सफिशिएंट है, तो क्या होगा, उसमें मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम जनरेट हो जाएगा, पढ़ा था m इंटू वी, मोमेंटम जनरेट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा मोमेंटम में, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया कि आपने फोर्स अप्लाइड किया जो सफिशिएंट है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, और ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसका मतलब उसमें क्या जनरेट हो गया, मोमेंटम, और मोमेंटम जनरेट हो गया तो मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ ऑफ मोशन की से एक्सप्लेन करते हैं। तो फोर्स के रेस्पेक्ट में मैंने दोनों आपको समझा दिए। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो देखिए हेंस वी गेट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तो हमको समझ में आ गया क्या है, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से
सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करें तो फोर्स की क्या डेफिनेशन निकलती है। तो देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डेडिकेटेड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप उसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है F इक्वल टू क्या होगा, एम ए, एफ इक्वल टू जीरो देन ए इक्वल टू जीरो। अगर एफ जीरो होगा तो ए जीरो होगा। इसका रीज़न क्योंकि एम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो अगर एफ फोर्स अप्लाइड जीरो है तो उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। कहने का मतलब क्या? आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लगाया तो वो एक्सेलरेट ही नहीं होगी, आगे मूव ही नहीं करेगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। और इसी तरह से हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, अगर ये क्या है, जीरो आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन हमने बोला ना कि फोर्स अप्लाइड क्या है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो तो v माइनस यू टी इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से t को ऊपर ले जाएंगे तो t भी क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से t को ऊपर लेके जाएंगे तो t भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, v माइनस यू इक्वल टू जीरो। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u हो जाएगा। अब देखिए इस v इक्वल टू u को अगर मैं मोमेंटम वाले चीज़ में देखूँ तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपका, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अभी हमने देखा है कि अगर a बराबर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, v और u क्या है, इक्वल है। तो क्या ये दोनों चीज़ें भी इक्वल होगी? क्या ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम भी इक्वल होगा? होगा। क्यों? क्योंकि मास तो दोनों में सेम है और u और v हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। ठीक है। ये कौन सा केस है, जब फोर्स क्या है आपका जीरो है, फोर्स क्या है, जीरो है। या आप बोल सकते कि ऑब्जेक्ट में अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एम वी इक्वल टू एम यू आगे मैंने बता दिया आपको कैसा है ये, वी माइनस यू इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू यू बता दिया मैंने आपको, ये ऐसा है। ठीक है। आफ्टर मोर टाइम, ठीक है, आप किसी भी टाइम बाद देखें तो वी बराबर यू होगा, विच मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है तो, ठीक है, तो चेंज नहीं होगी। तो इफ़ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट मीन्स u इक्वल्स टू जीरो, v इक्वल्स टू जीरो, एंड इफ u इक्वल्स टू 5 एंड v इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो इस टाइम पर मतलब क्या होगा आपका, इनिशियली रेस्ट पे होगी। Thus it follows that a body will continue to be in state of rest or uniform motion along a straight line if no external force। तो कहने का मतलब जहाँ पर हमने हैव जीरो लगाया ना, तो क्या इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करा। तो इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, देन दिस इज द फर्स्ट लॉ। अगर कोई भी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कैन बी डिरेक्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। क्यों? हमने यूज़ क्या किया, सेकंड लॉ, जो क्या था, एफ इक्वल्स टू एम ए। हमने बोला कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो एम ए बराबर क्या होगा, जीरो। एम जीरो हो नहीं सकता, ए जीरो होगा। ठीक है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट का, ए जीरो होगा। ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि v इक्वल्स टू यू है। अब देखिए हम फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम वी इक्वल्स टू एम यू। ये भी सेम होगा क्योंकि v और u इक्वल है और मास दोनों का, मास सेम ऑब्जेक्ट का ही है। ठीक है। तो एम वी इक्वल्स टू एम यू होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब फोर्स अप्लाइड क्या है, जीरो है। तो कहने का मतलब ये है मोमेंटम नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो मोमेंटम भी नहीं हो रहा, फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। मोमेंटम पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा, या अगर मोमेंटम पहले 5 था तो बाद में भी क्या होगा, 5 ही होगा, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। ये देखिए यहाँ जो एग्जांपल बोला ना, ये सेम यही है। अगर मोमेंटम पहले जीरो था, u जीरो था, तो फाइनल भी जीरो होगा। अगर पहले 5 था तो फाइनल भी 5 होगा, तभी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, जीरो। तो इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव किया है। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूला का यूज़ करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करा है। क्या कि अगर कोई भी फोर्स अप्लाइड करेंगे हम तो मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है। अगर वो कोई पहले किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो रेगुलर उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसमें नया एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं आएगा। और अगर वो रेस्ट कंडीशन में था तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई भी मूवमेंट उसमें जनरेट नहीं होगा। तो होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। छोटा सा आर्टिकल है ये बहुत बार पूछा जाता है, एक्चुअल में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।